ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ये नया भारत है। ये घर में घुसकर मारता है आतंक के आकाओं को। पता है, अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा। जो भागा है उसे पकड़कर लाएंगे। ये मोदी का भारत है। आप करोड़ों के लिए दुनिया में कहीं हो चैन से नहीं रह सकते। ऐसी जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि तहव्वुर राणा को लेकर सीधे दिल्ली आएंगी और इसीलिए फिलहाल ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। हमारे लिए एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल विक्ट्री है। हमारे दुश्मनों को ये बताने के लिए आप किसी भी बिल में जाके छुपो, हम आपको खोद के निकाल देंगे। तो मुंबई हमलों का गुनहगार आज भारत लाया जा रहा है। भारत की सरजमी पर ही होगा मुंबई हमले के गुनहगार का पूरा हिसाब किताब। तहव्वुर हुसैन राणा की मैं बात कर रही हूं। मुंबई हमले का जो मास्टरमाइंड है, अमेरिका से प्रत्यर्पण हो चुका है, भारत के रास्ते में है और आज देर दोपहर तक भारत लाया जाएगा तहव्वुर राणा। सुरक्षा घेरे में तहव्वुर राणा को पहुंचाया जाएगा एनआईए हेडक्वार्टर। सीआईएसएफ के जवानों से लेकर स्वॉट कमांडो से लेकर दिल्ली पुलिस तक, मतलब आप समझ सकते हैं किस तरीके का पुख्ता सुरक्षा घेरा है, जिसमें लेकर जाया जाएगा पालम टेक्निकल एरिया से तहव्वुर राणा को एनआईए हेडक्वार्टर तक। और ऐसे में महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि तहव्वुर के साथ अब आगे क्या होगा। देखिए, जैसे ही ये दिल्ली में लैंड करेगा, एक तो फौरन एनआईए कस्टडी से इसको अपनी गिरफ्तारी में ले लेगी, मतलब इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके बाद गिरफ्तार करने के बाद पालम टेक्निकल एरिया से इसको सीधे एनआईए हेडक्वार्टर लेकर जाया जाएगा और फिर जो कुछ होगा वो सब एनआईए हेडक्वार्टर के भीतर ही, कहीं और नहीं लेकर जाया जाएगा इसको। मतलब जो गिरफ्तारी के बाद के नियम होते हैं कि आपको मेडिकल कराना होता है, तो वो मेडिकल टेस्ट जो है वो वहीं एनआईए हेडक्वार्टर में होगा। उसके बाद कोर्ट में पेशी, और ये जानकारी दी जा रही है सूत्रों के हवाले से कि कोर्ट में पेशी के इंतजाम भी तहव्वुर राणा के यहाँ एनआईए हेडक्वार्टर से ही किए जाएंगे। और फिर उसी पेशी के दौरान एनआईए की तरफ से तहव्वुर राणा की रिमांड मांगी जाएगी। यूएपीए के तहत तहव्वुर राणा पर मामला दर्ज है। 2009 में आप जानते हैं एनआईए एफआईआर तहव्वुर राणा पर दर्ज कर चुकी है यूएपीए के तहत, और उसी के तहत गिरफ्तारी के बाद एनआईए अदालत से रिमांड तहव्वुर राणा की मांगेगी। आतंकी तहव्वुर राणा को अमेरिका से ये जो भारत लाया जा रहा है, इसे लेकर अभी का बड़ा अपडेट जान लीजिए आप। दोपहर बाद किसी भी वक्त भारत पहुंच सकता है तहव्वुर राणा। अब तक की जानकारी के मुताबिक दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर एनआईए उसे लेकर पहुंचेगी। एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सभी सुरक्षा और जांच एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट पर हैं। सूत्रों की माने तो दिल्ली पहुंचते ही सबसे पहले एनआईए आतंकी तहव्वुर राणा को गिरफ्तार कर उसे एनआईए हेडक्वार्टर लेकर आया जाएगा, मेडिकल कराया जाएगा, कोर्ट में पेशी होगी, एनआईए उसकी रिमांड लेगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के स्वॉट कमांडोज की टीम एयरपोर्ट पर मौजूद। इन्हीं की सुरक्षा घेरे में तहव्वुर राणा को लाया जाएगा एनआईए हेडक्वार्टर। एयरपोर्ट से बुलेट प्रूफ गाड़ी में राणा को ले जाया जाएगा। दिल्ली पुलिस की कई गाड़ियां काफिले को एस्कॉर्ट करेंगी। तो बुलेट प्रूफ गाड़ी होगी। सीआईएसएफ से लेकर स्वॉट कमांडो से लेकर दिल्ली पुलिस तक अपने सुरक्षा घेरे में तहव्वुर राणा को पालम टेक्निकल एरिया से लेकर जाएगी एनआईए हेडक्वार्टर और वहीं पर फिर आगे की कार्रवाई। सबसे पहले मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा और फिर कोर्ट में पेशी, जहां से एनआईए रिमांड लेगी तहव्वुर राणा की। और ये रिमांड लेना महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इसी रिमांड में एनआईए की तरफ से पूछताछ होगी, सवाल जवाब होंगे और कोशिश तहव्वुर राणा से वो राज उगलवाने की जिन राज के बूते पर दुनिया देखेगी कि
कैसे पाकिस्तान की सेना के आतंकी संगठनों के साथ सांठगांठ के तार जुड़ते हैं। तो पाकिस्तान को बेनकाब करने का यह भारत के पास एक सुनहरा मौका है। अभी तक जो भी आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान से जिनका लिंक, उसको लेकर बड़ी आसानी से पाकिस्तान साफ तौर पर नॉन स्टेट एक्टर्स की आड़ में खुद को छिपा ले जाता है, आतंकवादी संगठनों की आड़ में खुद को छिपा ले जाता है। लेकिन अब ये तहव्वुर राणा जब बोलेगा तो फिर कई राज खोलेगा और पाकिस्तान को बेनकाब करेगा। विस्तार से आगे इन तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं पालम टेक्निकल एरिया से हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा, एनआईए हेडक्वार्टर से नीरज राजपूत मौजूद हैं, न्यूज रूम से मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह, और वहीं मुंबई से सूरज ओझा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आशीष के पास आपको लेकर चलूंगी। और आशीष, आप जरा दर्शकों को ये बता दीजिए कि ये जो प्रत्यर्पण हो रहा है, इसमें बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि एक्स्ट्रेडिशन किसी तरीके की कोई शर्त, या फिर इसको भी भारत सरकार की एक बड़ी कामयाबी माना जाएगा कि खासतौर से सजा को लेकर किसी तरीके की इस एक्स्ट्रेडिशन में कोई शर्त लागू नहीं, कोई शर्त इसमें कोई लागू नहीं होती। और ये ज़्यादा बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी रोमाना इस लिहाज से भी, देखिए, एक तो कि आप एक फॉरेन कंट्री को कन्विंस कर लें किसी के एक्सट्रेडिशन के लिए, ये अपने आप में बड़ा एक्सरसाइज होता है। लेकिन ज़्यादा बड़ी बात यह है कि आप उस मुल्क से अपने इस आरोपी को लेकर के आ रहे हैं जिनके खुद 6 नागरिक मारे गए थे। अमेरिकी कानून कहता है कि अमेरिका खुद उन दोषियों को सज़ा दिलाता है, चाहे वो पृथ्वी पर कहीं भी हो। बहुत स्ट्रॉन्ग कानून है उनका, कहीं से भी ढूंढ करके लाना और उनको सज़ा दिलाना। और यही बात प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने तब कही थी जब मुंबई पर वो आतंकी हमला हुआ था। ऐसे में ये बड़ा महत्वपूर्ण था कि कैसे इंडिया इस बात के लिए कन्विंस करे कि जिस आरोपी को आप खुद ट्राई करना चाहते हैं, अपने यहाँ खुद सज़ा दिलाना चाहते हैं, FBI ने जिसको पकड़ा है उसको आप इंडिया को हैंड ओवर कर दीजिए, क्योंकि वो हमारा बड़ा गुनहगार है। 2010 से लगातार ये एक्सरसाइज चल रही थी। कल मैं और आप रोमाना इसके बारे में बात कर रहे थे 2019 में कैसे भारत ने रिक्वेस्ट किया था कि इसकी प्रोविजनल अरेस्टिंग की जाए, हैंड ओवर किया जाए भारत को। और उसके बाद करीबन 2019 से लेकर के 2025 का ये वक्त आ गया जो कि बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस किए गए। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अमेरिका के जब भी भारत आए, और भारत से अजीत डोवाल जितनी बार अमेरिका का दौरा किए, हर बार डॉसियर सौंप करके इस बात को मांग की गई कि तहव्वुर राणा को जल्द से जल्द भारत को सौंप दिया जाए। जब उसे ये बात समझ में आ गई कि अब कोई विकल्प नहीं बचा है, और अमेरिकी प्रशासन, खासकर प्रधानमंत्री मोदी ने जब पर्सनली मुलाकात की डोनाल्ड ट्रंप के इस जब उन्होंने कार्यभार संभाला इस टर्म में, और उन्होंने मांग की, डोनाल्ड ट्रंप राजी हो गए, उन्होंने बाकायदा ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। उसके बाद तहव्वुर राणा ने ये कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट जाकर के अपने तमाम अधिकारों को हवाला दे करके इस एक्सट्रेडिशन की मांग को जो अमेरिका ने एक्सेप्ट कर लिया, इसको खारिज करवा दे। सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया के एविडेंसेस को ध्यान में रखा, जो भी सबूत इंडिया की तरफ से अमेरिका को दिए गए थे, और उसके बाद ये निर्णय किया कि उसकी अपील को खारिज किया जाता है। इस लिहाज से ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है भारत सरकार की। मोदी सरकार की कंसिस्टेंट अप्रोच जो रहा वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हुआ, और अब तहव्वुर राणा आखिरकार उसका नतीजा है रोमाना कि भारत आएगा और उसे यहाँ ट्रायल फेस करना होगा और उसे यही सजा दी जाएगी। आप रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास। मनोज का रुख कर लेते हैं, जानते हैं पालम टेक्निकल एरिया जहां पर सबसे पहले ये विमान लैंड होगा, विशेष विमान जिससे तहव्वुर राणा को लाया जा रहा है भारत, वहां पर इस वक्त सुरक्षा के इंतजाम कैसे नजर आ रहे हैं मनोज? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, आपको बताना चाहूँगा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि ये पालम टेक्निकल एयरपोर्ट है, तो सुरक्षा की वजह से मैं आपको वो दरवाज़ा नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि बार बार जो यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड है वो हमारे पास आ रहे हैं, और वो लगातार ये कह रहे हैं कि आप सुरक्षा की वजह से हमारे दरवाजे को या हमारे गेट को ना आप तस्वीरों में दिखाएं। तो सुरक्षा के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक जो स्वाट कमांडोज़ की टीम है वो इस वक्त पालम टेक्निकल एरिया के अंदर ही मौजूद है। 10 से ज़्यादा जो कमांडो हैं वो बताए जा रहे हैं, और जब यहाँ पर तहव्वुर राणा लैंड करेगा तो वो पूरे एस्कॉर्ट के साथ जाएगा। जो गाड़ी है, बुलेट प्रूफ गाड़ी है स्वाट कमांडोज़ की, जो स्पेशल सेल की गाड़ी है बुलेट प्रूफ, उसमें तहव्वुर राणा को NIA हेडक्वार्टर लेकर के जाया जाएगा, जिसमें स्वाट कमांडोज़ तो शामिल होंगे ही, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के जवान भी होंगे उसके अंदर, और पूरा एस्कॉर्ट करके उसको NIA हेडक्वार्टर पहुंचाया जाएगा। और उसके बाद वहां पर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। यहां पहुंचने के बाद उसको पहले गिरफ्तार किया जाएगा। NIA हेडक्वार्टर पहुंचने के बाद तहव्वुर राणा का मेडिकल चेकअप होगा, और उसके बाद उसे अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पर NIA उसकी रिमांड की मांग करेगी, और रिमांड लेने के बाद उससे वो सवाल जवाब किए जाएंगे। वो सारी जो जानकारी उससे जुटाई जाएगी, वो किस तरीके से इन हमलों में शामिल था। तो कहीं ना कहीं NIA की यही कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन की जो रिमांड है वो तहव्वुर राणा की मिल सके। जी रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास। NIA के पूर्व निदेशक योगेश चंद्र ने बताया कि आतंकी राणा को लाने के लिए क्या प्रक्रिया जो अपनाई गई।
तहव्वुर राणा के मामले में पॉलिटिकल विल भारत की भी थी और अमेरिका की भी पॉलिटिकल विल थी, जिसकी वजह से ये प्रोसेस आगे बढ़ पाया। फिर जो वहाँ का जुडिशियल प्रोसेस है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि कोई भी जो ऑफेंस होता है वो इंडिया में भी ऑफेंस होना चाहिए और होस्ट कंट्री में भी वो ऑफेंस होना चाहिए, और उसके लिए कनेक्टिंग एविडेंस, फुल प्रूफ एविडेंस होना चाहिए, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ने बहुत मेहनत करके वहाँ प्रोवाइड कराया। हमारी टीम ने कई बार अमेरिका को विज़िट किया, हमारे लॉ ऑफिसर्स ने भी अमेरिका को विज़िट किया, और रेगुलरली हम लोग अमेरिकन अथॉरिटीज़ के टच में थे, तभी ये संभव हो पाया। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज राजपूत के पास अब मैं लेकर चलूंगी आपको। नीरज, जिस बात का जिक्र यहाँ पर योगेश चंद्रा भी कर रहे थे कि साहब ये राजनीतिक इच्छा शक्ति, और वही राजनीतिक इच्छा शक्ति की वजह से ही ये मुमकिन हो पाया कि तहव्वुर राणा आज भारत लाया जा रहा है। सवाल मेरा ये कि तहव्वुर राणा को भारत लाने से भारत किस तरीके से पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब कर सकता है, वो कौन कौन सी नई जानकारियां जो सामने आ सकती हैं और पाकिस्तान की सरदर्दी बढ़ा सकती है। बिल्कुल रोमाना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि किस तरह से तहव्वुर हुसैन राणा अगर भारत आता है तो कैसे हम पाकिस्तान को नेल कर सकते हैं। जो पाकिस्तान पिछले कई दशक से भारत को 1000 कट थ्योरी पर काम करता है, यानी कि भारत को हजारों घाव देने हैं, उस थ्योरी पर काम करता है 80 के दशक से। तो इसमें क्योंकि पाकिस्तान की इसमें नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं, इसमें स्टेट एक्टर्स भी शामिल थे, यानी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है ISI है, वो सीधे तौर से इसमें शामिल थी मुंबई के आतंकी हमले में। और साथ ही जो भारत में उस वक्त अगर आपको याद होगा तो किस तरह के सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, राजधानी दिल्ली में कितने सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, जयपुर में होते थे, अहमदाबाद में होते थे, बेंगलुरु में होते थे, बनारस में होते थे, रामपुर में अटैक हुआ, ये सब अयोध्या में बड़ा हमला हुआ था, अयोध्या में राम मंदिर पर हुआ था। उस वक्त के अगर आप देखेंगे तो वो सब हमले जो थे वो सारे के सारे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और पाकिस्तान की सरकार की मदद से ही होते थे, उनके आतंकियों के जरिए, लश्कर तैयबा के जरिए, हुजी के जरिए। और उस वक्त भारत की हालत ऐसी थी कि अगर हमारे ऊपर इतना बड़ा, सबसे बड़ा आतंकी हमला होता था तो हम हजार बार सोचते थे कि क्या हम इसका कोई रिस्पॉन्ड करें, हमको इसको रिटेलिएट करें। वो करते ही नहीं थे, यहाँ तक कि हमारी जो सेनाएं थी वो तैयार रहती थी, लेकिन पॉलिटिकल इच्छा शक्ति नहीं होती थी, जिसके चलते अटैक नहीं किया जाता था, जवाबी कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। अब पिछले 16-17 साल में ये बदलाव आ चुका है। अब पाकिस्तान को भी पता है, पूरी दुनिया को भी पता है कि ये सारे जो टेररिस्ट जितने भी एक्ट्स थे, जितने भी आतंकी हमले थे, ये सब इसका जो एपिसेंटर था वो पाकिस्तान में था, यानी कि केंद्र बिंदु जो था वो आतंकवाद का पूरी दुनिया का जो जानते हैं वो पाकिस्तान था। और किस तरह से पाकिस्तान ये करता था, पाकिस्तान ने अपने स्लीपिंग एजेंट्स कनाडा में, अमेरिका में, पोलैंड में, इन कंट्रीज में भेज रखे थे और उनके जरिए वो अटैक कराता था, जिसे पता ही नहीं चलता था। आपको जानकर हैरानी होगी, क्योंकि इस वक्त मैं NIA हेडक्वार्टर के बाहर ही खड़ा हुआ है, जो पूरी सुरक्षा कर दी गई है। NIA ने जब अपना 2009 वाला केस जो रजिस्टर्ड किया था, राजधानी दिल्ली में किया था NIA का, उस वक्त का जो ऑफिस था वो कहीं और होता था, कनॉट प्लेस में NDMC बिल्डिंग में होता था, लेकिन अब नई बिल्डिंग मिल गई है, कुछ साल पहले ही मिली है। तो उन्होंने अपनी चार्जशीट में ये लिखा था कि जब हमला हुआ उसके बाद भी, 2008 के हमले के बाद भी, मुंबई के आतंकी हमले के बाद भी, जो डेविड हेडली था, जो इसका साथी कॉलमैन हेडली था, वो भारत में आया था। और ये इनकी ट्रांसक्रिप्ट थी, जो अभी आशीष और हमारे जो साथी और जो हमारे NIA के जो पूर्व DG थे वो बता रहे थे कि जो एविडेंस दिए उनमें ट्रांसक्रिप्ट दी गई थी, जो हेडली और राणा के बीच में जो बातचीत होती थी फ़ोन पर, किस तरह से रिलैक्स लगते थे। इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया, 166 लोगों की मौत हो गई, 250 से ज़्यादा लोग घायल हुए, पूरा भारत हिल गया, पूरी दुनिया हिल गई। उस सब के बावजूद ये फ़ोन पर बातचीत करते थे, बहुत आराम से बात करते थे और कहते थे कि अभी हमें और हमले करने हैं। और उसमें डिफेंस कॉलेज, यानी कि नेशनल डिफेंस कॉलेज की बातचीत बार आती थी, जिससे कि पता चल पाया कि सिर्फ मुंबई का आतंकी हमला ही नहीं करना चाहते थे, ये यहाँ पर NDC में, क्योंकि रोमाना नेशनल डिफेंस कॉलेज जो है, हमारे देश के जो टॉप मिलिट्री कमांडर्स होते हैं, जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी होते हैं, टॉप ब्यूरोक्रेट जो डिफेंस सेक्रेटरी बनते हैं, होम सेक्रेटरी बनते हैं, वो वहाँ पर कोर्स करने के लिए आते हैं, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स का, सामरिक मामलों का। हमारे जो मित्र देश हैं, अमेरिका के भी जो टॉप कमांडर्स होते हैं, मिलिट्री कमांडर्स होते हैं, श्रीलंका के, बांग्लादेश के, ये सब जो अभी बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं वो यहाँ पर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स का कोर्स करके गए हैं, ये सब यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, कोर्स करने के लिए आते थे। तो ये अटैक करना चाहते थे इस नेशनल डिफेंस कॉलेज का, जो यहाँ से महज कुछ किलोमीटर की दूरी में राजधानी दिल्ली में साउथ ब्लॉक पार्लियामेंट के बेहद करीब महज 1 किलोमीटर की दायरे में है, वहाँ पर ये अटैक करना चाहते थे, ताकि पूरी दुनिया को दिखाएं, चाहे वो किसी भी लेकर, कश्मीर को लेकर इनका रहता था कि लश्कर तैयबा का कि हम इसलिए हमला कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान चुपचाप बैठा रहता था, वो बताता नहीं था कि ये हमले हम कर रहे थे। वो कहते थे कि कश्मीर के जिहादी कर रहे हैं।
लेकिन इस हमले के बाद, इस तहव्वुर हुसैन राणा की गिरफ्तारी के बाद ये साफ हो जाएगा कि ये सारे जितने भी आतंकी हमले थे, भारत को 1000 कट्स जो देने की थ्योरी थी, वो थ्योरी नहीं थी। प्रैक्टिकल में पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की आर्मी जो थी, वो ये सब करा रही थी। बिल्कुल, तो तहव्वुर भारत आ रहा है और कुल मिलाकर कहा जाए कि पाकिस्तान का अब टाइम जो है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया के सामने बेनकाब होगा, बस इंतजार कीजिए। एनआईए के पूर्व निदेशक योगेश चंद्रा ने ये बताया है कि आतंकवादी राणा को भारत लाए जाने के बाद उससे क्या क्या पूछताछ की जाएगी, जरा ये भी सुनिए। इंडिया में एनआईए के केस में लाया जा रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन में बेसिकली उसका प्रोसिक्यूशन इसी केस के तहत होगा, लेकिन भारत की दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी उसकी इंटेरोगेशन में शामिल होकर उससे जो है दूसरे टेररिस्ट से उसके लिंक और अमेरिकन आईएसआई से उसके लिंक और उन सब का आपस के कनेक्शंस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसको वो अपने रिस्पेक्टिव केसेस में यूज़ कर सकते हैं। पर जहाँ तक मेरा मानना है, इसकी प्रोसिक्यूशन इसी सिर्फ एनआईए की केस जिसमें इसको लाया गया है उसी में हो सकती है। तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अब सूरज के पास आपको लेकर चलेंगे। मुंबई से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और ऐसे में सूरज, मुंबई को किन किन सवालों के जवाब का इंतजार तहव्वुर राणा से, कैसे होगा मुंबई के जख्मों का हिसाब तहव्वुर राणा से? सूरज जी बिल्कुल, देखिए तहव्वुर राणा एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट कड़ी है पाकिस्तान को इस घटना से जोड़ने के लिए। जैसा कि जांच में इस बात का खुलासा हुआ था कि जब डेविड हेडली और राणा दोनों के ईमेल कॉन्वर्सेशन को डिकोड किया मुंबई क्राइम ब्रांच ने, तो उसमें पाकिस्तान का आईएसआई का मेजर इकबाल के कई सारे कम्युनिकेशन का जिक्र उसमें किया है, जिसे एक्सपोज करता है राणा। अगर राणा यहाँ मुंबई आता है, क्राइम ब्रांच के लोग उससे पूछताछ करते हैं, तो इसको लेकर इस एंगल को भी एक्सप्लोर किया जाएगा, किस तरह से पाकिस्तान की आईएसआई का पेनिट्रेशन मुंबई में था, भारत में था, किस तरह से राणा अपना एक हैंडलर डेविड हेडली को 2 साल तक मुंबई में ताड़देव एसी मार्केट में बिठाकर रखता है, एक ट्रेवल एजेंट बनाकर और रेकी कराता है। तो तमाम तरह की जो मोडस ऑपरेंडाई है, किस तरह से आईएसआई काम करती है, तमाम चीज़ें एक्सपोज हो सकती हैं इस पूरे मामले को राणा की कस्टडी मिलने के बाद। आपको बता दें कि राणा की कस्टडी इस वजह से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि दोनों केस कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। अक्यूज एक है, 2009 के केस में सिर्फ 2 लोगों को अक्यूज बनाया गया है फिलहाल, जिसमें डेविड कोलमन हेडली और राणा, तहव्वुर राणा, इन 2 लोगों को अक्यूज किया गया है। लेकिन इन 2 लोगों की बहुत सी महत्वपूर्ण भूमिका 2008 के आतंकी हमले में थी, जिसने मुंबई को हिला दिया था। कई सारे एविडेंसेस मुंबई क्राइम ब्रांच को मिले हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 26/11 हमले में चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट साल 2023 में फाइल की थी, जिसमें जो चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट थी वो 400 पन्ने की थी। इसमें बहुत सारे एविडेंस का जिक्र किया गया था। आपको बता दें कि उस वक्त एनआईए के जो चीफ थे अतुल चंद कुलकर्णी, वो मुंबई आए। मुंबई आने के बाद उन्होंने कई सारा बहुत से इनपुट दिए, मतलब दाते सर के सदन दाते से पहले जो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने मुंबई क्राइम ब्रांच को भी लीड किया था और उन्हीं के नेतृत्व में डेविड कोलमन हेडली का जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था मुंबई के कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में, जहां पर डेविड को अमेरिका से वीसी के जरिए पेश किया गया था। उज्जवल निकम ने उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की थी, उस वक्त मैं भी उस कोर्ट में मौजूद था। तो तमाम तरह के सवाल हेडली से पूछे जाते थे। हेडली के ये इतने रेडिकलाइज दिखाई देते हैं कि उनके चेहरे पे शिकंज तक नहीं दिखाई दे। जैसा कि नीरज ने जिक्र किया कि इतने बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने के बाद भी जो उनके कॉन्वर्सेशन थे वो काफी कैजुअल लगते थे, उन्हें किसी चीज का डर नहीं लगता था। तो जाहिर सी बात है, तहव्वुर राणा के एक्स्ट्राडिशन के बाद जो इस तरह की सोच रखते हैं उनमें कहीं ना कहीं ये डर जरूर पैदा होगा कि अगर भारत में इस तरह के आतंकी हमले को अंजाम दिया जाता है और किसी भी जगह पर विश्व में जाकर वो छिपेंगे तो जरूर देश के हाथ उन तक पहुंचेंगे। ये जो बात आपने कही है ना, मुझे लगता है इसी पर जरा आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, कुल मिलाकर तहव्वुर राणा को भारत लाना और उसका असली संदेश जो है वो भारत के दुश्मनों को यही पहुंचाना कि अगर छेड़ोगे तो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छुप जाओ, वहीं से खींच कर लाएंगे और छोड़ेंगे नहीं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये बात कही थी कि ये बदला हुआ भारत और ये घर में घुस के मारेगा। हमें याद है कि किस तरह से
भारत ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुस कर दो बड़े ऑपरेशन किए, लेकिन कभी भी खुद अग्रेशन नहीं दिखाया। हमारी तरफ से पहल नहीं की गई। पाकिस्तान ने जब भी भारत के खिलाफ इस तरह से कोई भी एक्ट ऑफ टेरर किया है, उसका माकूल जवाब दिया गया और उसी का नतीजा है कि जो मैं आपसे पहले कह रहा था कि बहुत सोच समझ करके, बहुत ही सूझबूझ के साथ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लगाए गए, स्ट्रैटेजिक एफर्ट्स लगाए गए। तमाम अधिकारी और ऑफिशियल्स ने अमेरिका को किसी तरह से कन्विंस किया। हाउएवर, हमें क्रेडिट देना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल को, जिन्होंने खुद पर्सनली इंटरवीन करके अमेरिका की लीडरशिप को इस बात के लिए राजी किया, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया कई बार इतनी लंबी खिंच जाती है और अगर पॉलिटिकल विलिंगनेस नहीं हो, जैसा कि आप रोमाना जिक्र कर रही थी, अगर इधर पॉलिटिकल विलिंगनेस था तो उनको कन्विंस करना भी बहुत ज़रूरी था कि उनमें भी ये विलिंगनेस हो कि ठीक है, इस गुनहगार को अमेरिका को हैंड ओवर करें। और आखिरकार भारत को उसमें कामयाबी मिली और तहव्वुर राणा आज भारत अब से कुछ घंटों में यहाँ पहुंच जाएगा। आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। पटियाला हाउस कोर्ट में राणा पर केस चलेगा। सुरक्षा कारणों के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही उसकी पेशी होगी। अगर आज कोर्ट बंद तो फिर जज के घर में पेशी हो सकती है। ये बड़ी खबर मिल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पटियाला हाउस कोर्ट में चलेगा राणा का केस। सुरक्षा कारणों के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकती है पेशी। अगर आज कोर्ट बंद तो जज के घर में पेशी हो सकती है। सीधे रुख करते हैं, हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद हैं और सूरज की ये खबर है, जरा जानते हैं सूरज से क्या डिटेल्स इसको लेकर मिल रही है। सूरज, बताइए जरा विस्तार से। देखिए, हर एक केस का एक कोर्ट ज्यूरिडिक्शन होता है और जो 2009 का कॉन्स्पिरेसी का केस है, इस केस का जो कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन है वो पटियाला कोर्ट का आता है, जो दिल्ली में स्थित है। और चूंकि हॉलीडे पीरियड चल रहे हैं और इसी वजह से अगर कोर्ट बंद रहा, स्पेशल हॉलीडे कोर्ट नहीं रहा, तो जज के घर पर पेश किया जा सकता है। वहीं पर एनआईए की कोशिश होगी कि तहव्वुर राणा, जो कि हाईली थ्रेट, जिसे थ्रेट परसेप्शन है, शायद वो किसी के खिलाफ मुंह खोल सकता है, पाकिस्तान को और भी ज़्यादा एक्सपोज कर सकता है। इस वजह से उसकी जान को भी खतरा बताया जाता है और इसी वजह से उसे वीसी के जरिए भी कोर्ट में पेश किया जा सकता है। तो तमाम तरह के प्रिकॉशंस जो है वो एनआईए ले रही है। हर तरह से कोर्ट के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे भी बातचीत की जा रही है कि अगर कोर्ट में हॉलीडे है, क्योंकि ये हॉलीडे पीरियड चल रहा है, तो हॉलीडे अगर है, हॉलीडे कोर्ट, स्पेशल कोर्ट अगर बैठाया जाएगा तो वीसी के जरिए पेश किया जाए ताकि ट्रांसपोर्टेशन बचाया जा सके, एक्सपोज ज़्यादा ना किया जा सके। वहीं पर अगर पेश होना कंपलसरी दिखाया जाएगा तो जज के घर पर उसे पेश किया जाए ताकि जो पब्लिक एक्सपोज होना है तहव्वुर राणा को, उससे बचाया जा सके। बिल्कुल, रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। तो करीब 17 साल बाद अब वो घड़ी आने वाली है जब मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा अमेरिका से भारत की जमीन पर पहुंचने वाला है। यकीन मानिए आप, तहव्वुर राणा का भारत आना हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि राणा आएगा तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की आतंकी साजिश में शामिल होने की गवाही देगा। भारत ने पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि चाहे वक्त जरूर लग जाए, लेकिन भारत अपने दुश्मनों को ना तो भूलता है और ना ही छोड़ता है। अपनी जमीन पर उनके गुनाहों का पूरा हिसाब ये नया हिंदुस्तान करता है। अब एक तरह से साफ होता जा रहा है कि मुंबई शहर के ऊपर ये आतंकवादी हमला है। 4 ब्लास्ट हो गए पिछले 5 मिनट में, और आप देख सकते हैं, मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएंगे फर्स्ट फ्लोर की खिड़की जो 17 साल गुजर गए, लेकिन मुंबई पर आतंकी हमले की खौफनाक तस्वीरें अब तक हर हिंदुस्तानी के जहन में जिंदा है। यह आग आतंकियों की ओर से लगाई गई है। करीब यहाँ पर 3 से 4 आतंकियों के घुसे होने की आशंका जताई जा रही है। ताजमहल होटल में अभी भी आतंकी छुपे हुए हैं और उनके आगे बैग लटका हुआ था, जो बैग से वो ग्रेनेड निकाल के ग्रेनेड फेंकते थे और पीछे साइड में और एक बैग लटका हुआ था जिसमें आर्म्स एंड एम्युनिशन थे। मुंबई के आतंकवादी हमले में 166 नागरिकों की मौत हुई थी। 17 साल बीत गए, लेकिन देश ना तो इस आतंकी हमले को भूला और ना ही हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को।
तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाया जा रहा है। इसके बाद एक सभी गुनहगारों का नंबर आने वाला है। 64 साल के तहव्वुर राणा को आखिर हिंदुस्तान आना ही पड़ा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के करोड़ों डॉलर भी राणा को भारत आने से रोक नहीं पाए। ISI ने कहते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए ताकि इसको किसी तरह से हिंदुस्तान ना भेजा जाए। वो सबको मात करके हम उसको फाइनली भारत में ला रहे हैं। आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा के भारत आने से देश के सबसे बड़े आतंकी हमले यानी 26/11 हमले के पीड़ितों को तो इंसाफ मिलेगा ही, साथ ही पाकिस्तान के टेरर स्टेट यानी आतंकी देश होने के ताबूत पर आखिरी कील भी ठुक जाएगी। तहव्वुर राणा पाकिस्तान आर्मी में एक डॉक्टर के पद पे था, कैप्टन उसका रैंक था। उसके बाद में वो गया, वहाँ पे जाके वो ISI का प्राइम सोर्स बन गया और फिर उसने सारी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट दी, तो वो पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ बहुत क्लोजली ऑपरेट करता था। तो हमारे देश में कौन कौन से स्लीपर सेल मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, अभी और पाकिस्तान की क्या प्लानिंग है, वो मुझे ऐसे इस तरह के व्यक्ति को, जो इस तरह का इतना खतरनाक जो व्यक्ति है, उसको काफ़ी हद तक इन चीज़ों के बारे में जानकारी होगी। तहव्वुर राणा ने भारत जाने से बचने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन उसकी कोई दलील काम नहीं आई। जिस वक्त तहव्वुर राणा की आखिरी अर्जी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई थी, उस वक्त भारतीय जांच एजेंसियों की टीम अदालत में ही मौजूद थी। उसी वक्त से तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। हिंदुस्तान ने बता दिया है कि ये नया भारत है, कोई सॉफ्ट टारगेट नहीं। जो हम पर हमला करेगा हम उसका जवाब देना जानते हैं। हमला 2008 में हुआ था, लेकिन 2019 में पहली बार अमेरिका से तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करने की मांग की गई थी। अब ये कहते हैं ये तो चुनाव वाला खेल है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हमने पहली बार की, तब कहां चुनाव था भाई? ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। बहुत बड़ी सफलता है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति को सलाम करता हूं कि इतने साल बाद तहव्वुर राणा को भारत की धरती पर खींचकर घसीट कर लाया जा रहा है। ये वही आतंकी है जिसने पूरी प्लानिंग की थी। लंबी कानूनी दांव-पेचों में उलझी प्रक्रिया के पूरा होने का पहला संकेत उस वक्त मिला जब इसी साल फरवरी महीने में देश के प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि भारत का गुनहगार तहव्वुर राणा उसे सौंपा जाएगा। I am pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India. तहव्वुर राणा के भारत आने की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। खबर है कि दिल्ली में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुख्यालय में तहव्वुर राणा से पूछताछ की जाएगी और इसीलिए NIA दफ्तर के आसपास सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि जो NIA का दफ्तर है उसके बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं उनको तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। आप देख सकते हैं कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो फिलहाल NIA दफ्तर हैं। ये है कि भारतीय एजेंसियां जो हैं वो सबसे पहले ऐसी जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि तहव्वुर राणा को लेकर सीधे दिल्ली आएंगी और इसीलिए फिलहाल ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। साल पहले साल 2008 26 नवंबर की वो रात मुंबई पर मौत बनकर नाची थी। उस रात कैसा खौफ था ये बता रही हैं हमले की चश्मदीद देविका, जो उस वक्त सिर्फ 9 साल की थी और उनके दाहिने पैर में गोली लगी थी।
26/11 की रात को मुझे गोली लगी थी। मैं मेरे पापा मेरे भाई के साथ थी, पूना जाने वाली थी बड़े भाई को मिलने के लिए। तब मैं CST स्टेशन पे थी मेरे भाई मेरे पापा के साथ। जब कसाब की गोली आके मेरे राइट पैर में लगी, मेरे आंखों के सामने कई लोगों को मार दिया गया, कई लोगों को घायल कर दिया। वो रात मैं कभी भूल नहीं सकती और ना ही मैं भुला पाऊंगी। हॉस्पिटल में मैं करीबन 1.5 महीना एडमिट रही। फिर 2009 को 10 जून को जाके कोर्ट में कसाब को आइडेंटिफाई की थी। मेरे पापा ने दोनों आतंकवादी को देखा था और मैंने कसाब को। वो रात मेरे लिए ऐसी है कि मैं उसे अगर मैं भूल गई तो मुझे लगेगा मैंने आतंकवाद को माफ़ कर दिया, जो कि मैं गलती से भी नहीं करना चाहती। इसलिए वो रात मेरे जहन से आज तक नहीं निकली और ना ही कभी निकलेगी। तैयबुर राणा के भारत आने के बाद उसके साथ क्या होगा और कैसे पाकिस्तान की पोल खुलेगी, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए कि आतंकी तैयबुर ने कैसे मुंबई हमले की जमीन तैयार की थी। तैयबुर राणा पाकिस्तान की सेना में डॉक्टर के तौर पर काम कर चुका था। तैयबुर राणा ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी डेविड कोलमैन हेडली के बीच की अहम कड़ी था। कि एक्चुअल बंदूक चलाने में ये शामिल नहीं था, लेकिन जो पूरा जो मतलब आप जिसको मास्टरमाइंड कहेंगे, पाकिस्तान गवर्नमेंट पाकिस्तान ISI के साथ मिलकर इसने पूरा ये प्लान रचा। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक तैयबुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली स्कूल के दोस्त थे। हेडली ने मुंबई में हमले के लिए ताज होटल और कोलाबा के चाबाड हाउस की टारगेट के तौर पर रेकी की थी। हेडली के बनाए मैप के आधार पर ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने अजमल कसाब और बाकी आतंकवादियों को हमले के लिए तैयार किया था। तैयबुर राणा ISI और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सक्रिय सदस्य था। हेडली और तैयबुर राणा के बीच हमले से पहले कई बार मीटिंग हुई थी। हमले से ठीक पहले दोनों मुंबई में आकर रुके भी थे। ये ताड़देव का AC मार्केट है, जहां पर इसी मामले का एक और आरोपी डेविड कोलमैन हेडली तैयबुर राणा के कहने पर इमिग्रेशन लॉ सेंटर ऐसा एक ऑफिस उसने खोला था। ये ऑफिस उसने नवंबर 1, 2006 में खोला था और इस ऑफिस को फ्रंट बनाकर वो मुंबई में अलग अलग जगहों पर रेकी करता था। यहाँ से कुछ ही दूरी पर उसने अपने रहने के लिए भी घर किराए पर ले रखा था। वो चलकर आता जाता था, ऐसा उसने पूछताछ में बताया था। तो ये कार्यालय काफ़ी महत्वपूर्ण था डेविड कोलमैन हेडली के लिए, जिसके नाम के तले उसने अपनी पहचान छुपाई थी, रेकी करता था और इसकी जानकारी आतंकी संगठन को दिया करता था। हालांकि जांच में ये भी बात सामने आई कि डेविड कोलमैन हेडली ने इस ऑफिस में कभी भी किसी के लिए ट्रैवलिंग के लिए टिकट्स बुक नहीं किए, कभी किसी का वीज़ा नहीं करा के दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में तैयबुर राणा पर केस चलेगा। सुरक्षा कारणों के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी होगी। आज कोर्ट बंद तो जज के घर में भी पेशी हो सकती है। पटियाला हाउस कोर्ट में भी हालांकि सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो NIA ने जो FIR दर्ज की थी 2009 में, वो पटियाला हाउस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के तहत आएगी और ऐसे में इसमें जो मामला चलेगा वो पटियाला हाउस कोर्ट में चलेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।